स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, न्यूज डिकोड में बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल। सौमित्र खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। खबर A to Z, जहां आपको खबरों के पीछे की खबर को बताया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बुलेटिन का आगाज एक ऐसी खबर से करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस की जांच अक्सर विज्ञान आधारित होती है, लेकिन MP में ऐसा नहीं होता। कहते हैं MP अजब है और सही भी है। छतरपुर पुलिस ने इसी कहावत को सही साबित कर दिया। दरअसल बमीठा थाना पुलिस एक युवती की हत्या की गुत्थी जो है सुलझाने के लिए भविष्य बताने वाले संत के दरबार में पहुंच गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया की है, जहां पंडोखर सरकार नाम के बाबा अपना दरबार लगाते हैं। चूंकि यहीं पहुंच गई थी, तो यह स्थिति है मध्य प्रदेश में। यहां पर पंडोखर सरकार बाबा के दरबार में पहुंच गई। बाबा का दावा है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, बिना बताए ही लोगों की समस्या समझ लेते हैं, लोगों को समस्या का समाधान भी बताते हैं। पिछले महीने ओटापुरवा गांव में 28 तारीख को पुलिस को एक 17 साल की युवती का शव कुएं में मिला था। पुलिस मामले को सुलझा नहीं पा रही थी, जिसके बाद ASI अनिल शर्मा ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। तो पंडोखर सरकार ने पुलिस को हत्या के खुलासे के लिए कुछ क्लू दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने एक मृतका के चाचा को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद मृतका के घर वाले पुलिस अधीक्षक से मिले और यह वीडियो दिखा दिया। जिसके बाद थाना इंचार्ज पंकज शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया और ASI अनिल शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो यह स्थिति है मध्य प्रदेश में, इसीलिए कहा जाता है कि MP गजब है। तो अगली खबर पटना से है, जहां सरेआम एक स्कूली छात्रा को गोली मार दी गई। छात्रा कोचिंग सेंटर से घर वापस जा रही थी। एक सड़क पर आते जाते वाहन और एक लड़के के पास एक थैला। लड़का बेहद सावधान नजर आ रहा है और लगता है कि उसे किसी का इंतजार है। थोड़ी देर बाद लड़का थैले से एक पिस्तौल निकाल लेता है। एक लड़की तभी लड़के के पास से गुजरती है। लड़का लड़की के पीछे चल पड़ता है और कुछ कदम चलते ही लड़का लड़की को पीछे से गोली मार देता है। गोली लगते ही लड़की जमीन पर गिर जाती है। ये CCTV फुटेज पटना का है, जिसे बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और बिहार में जंगल राज के लौटने की बात कही है। बात लड़की की करें तो लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है और आरोपी लड़के की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार में नई सरकार बनी है, जिसमें RJD भी शामिल है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे एक स्कूल की छात्रा को गोली मार दी गई। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट रहा है। चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में कानून व्यवस्था बेहद खराब थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। इसी दौर में बिहार में अवैध देसी कट्टे के कुटीर उद्योग भी फल फूल रहे थे। बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि बिहार में एक तरह का गन कल्चर है। लोगों को आसानी से अवैध असलहा मिल जाता है। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है उन पर है। ऐसे में नीतीश के सामने गन कल्चर पर लगाम लगाने की एक बड़ी चुनौती है। और अब आपको पटना के बाद मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, चूंकि अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है। जबलपुर में RTO संतोष पाल के घर पर जब EOW की टीम ने छापा मारा तो छापे में
संतोष पाल की करोड़ों की संपत्ति का पता चला और आप हैरान रह जाएंगे कि ये अपनी आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति बना चुका था। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के घर बीती रात ईओडब्ल्यू ने दबिश देकर करोड़ों की ब्लैक मनी की जानकारी हासिल की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पॉल दंपत्ति के पास विजयनगर स्थित आलीशान मकान में 4 करोड़ से अधिक का साजो सामान मौजूद था। पूरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। आपको बता दें कि आरटीओ संतोष पाल की मासिक सैलरी 65,000 और उसकी पत्नी की सैलरी 55,000 प्रतिमाह है, लेकिन उनकी संपत्ति करोड़ रुपए की है। जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650 संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया। सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वो वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम है। इसके अलावा 15 लाख कैश, सोने चांदी के जेवर, 2 लग्जरी कार, 2 बाइक और जबलपुर के 4 अन्य मकान के साथ चरगवा इलाके में करीब 1.5 एकड़ का लग्जरी फार्म हाउस की जानकारी भी सामने आई है। तो खबर आपने देख ली। आप हैरान भी हुए होंगे इस खबर के क्या मायने हैं। चलिए आपकी समस्या को समाधान करते हैं और डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, एकदम क्लियर है। ये सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने को अपना हक मानते हैं। सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के सामने लाचार है, ये कह सकते हैं। भले ही सरकार कितने भी दावे करे, वो जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन भ्रष्टाचार पर काबू पाना आसान नहीं है। परिवहन विभाग के दफ्तरों में रिश्वत का खुला खेल चलता है, इस पर अंकुश लगाना ही होगा। अधिकारी रिश्वत मांगते हैं और लोग रिश्वत देते भी हैं। ऐसे में आम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो रिश्वत देने से इनकार करें, नियमों के मुताबिक अपना काम करवाएं। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत उसके सीनियर अधिकारी से करें। और अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, इस पर अब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी जहां बदलाव को स्वाभाविक बता रही है, वहीं कांग्रेस को बीजेपी पर तंज कसने का एक मौका मिल गया है। बीजेपी में बदलाव का दौर चल रहा है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बदले जा चुके हैं और अब कुछ जिला अध्यक्ष बदलने के कयास हैं। बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता वापसी करनी है। बदलाव की एक कवायद मिशन 2023 का हिस्सा है। 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे और कांग्रेस के माफिया राज से छत्तीसगढ़ महतारी को मुक्ति दिलाएंगे। यानी बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी में हुए बदलाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कुछ इस तरह तंज कसा। सब कुछ बदल डालूंगा। तो जाओ हंटर वाली और जाम वाली, ये दोनों मिलकर वही करने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर 2023 के चुनाव पर है और देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कामयाब होती है या कांग्रेस की राजनीति। इधर बीजेपी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से किसी नेता का बोर्ड में नाम नहीं है, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ से किसी नेता को शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा से दोयम दर्जे का व्यवहार रखता है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नेताओं को तवज्जो नहीं देती, कांग्रेस आदिवासियों को राजनीति के लायक नहीं समझती और कांग्रेस भाजपा पर सवाल उठा रही है। एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र के अरविंद नेताम जी का नाम था, उसे भी हटा दिया। कांग्रेस पार्टी तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को राजनीति के विषयों के योग्य ही नहीं समझती। कुल मिलाकर हकीकत यही है कि संसदीय बोर्ड के गठन में शिवराज और नितिन गडकरी जैसे नाम भी हटे हैं और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है।
कह सकते हैं कि बीजेपी रिफॉर्म के दौर से गुजर रही है। शीर्ष से लेकर राज्य स्तर तक बीजेपी में बदलाव देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर, यानी 2023 पर है और 2024 पर है। बीजेपी को कई राज्यों में सत्ता में बने रहना है या फिर सत्ता वापसी करनी है। बीजेपी को केंद्र में तीसरी बार फिर से आना है। संसदीय बोर्ड बीजेपी की नीति तय करती है, जिसमें इस बार जो बदलाव हुए हैं वो बताता है कि बीजेपी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नितिन गडकरी जैसे नेता को संसदीय बोर्ड से बाहर करना बताता है कि बीजेपी बड़ बोलेपन पर लगाम लगाना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले बदलाव का संकेत यह है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश करते हुए बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है। तो अब अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश। ब्राह्मणों को लेकर ग्वालियर के एक बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम प्रीतम सिंह लोधी है। उन्होंने अपमानजनक बयान दे दिया। इसके बाद सियासी भूचाल आ गया। एक कार्यक्रम के दौरान लोधी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी ने लोधी को नोटिस देकर प्रदेश कार्यालय में तलब किया। प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई है। भागवत में पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है। ब्राह्मणों के खिलाफ ये जहरीली जुबान सवर्णों की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी के एक नेता प्रीतम सिंह लोधी की है, जिसमें उमा भारती के करीबी माने जाने वाले प्रीतम सिंह लोधी साफ साफ कह रहे हैं कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत कराते हैं। लोधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात आला कमान तक जाने के बाद लोधी ब्राह्मणों को देवता बता रहे हैं। जेल के अंदर हैं, इन लोगों के बारे में मैंने बताया है। मैं ब्राह्मणों को तो देवता मानता हूँ। इन चुनाव से पहले इस बयान को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वहीं कांग्रेस मुखर है और लोधी पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर रही है। विचार करेगी पार्टी अगर इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ। आप तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है तो प्रीतम सिंह लोधी के विरुद्ध भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके को जेल भेजने का काम करें। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सवर्णों को लेकर एक बयान बीजेपी की गले की फांस बन गया था। पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, इसलिए बीजेपी रिस्क उठाने के मूड में जरा भी नहीं है। एक बयान जिस पर बवाल हो रहा है, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। क्यों? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। एमपी में ब्राह्मण समुदाय के 10% मतदाता हैं। कई जिलों में तो ब्राह्मण समुदाय निर्णायक भूमिका में है। आमतौर पर ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोटर समझा जाता है। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकती है। अब बीजेपी के सामने ब्राह्मणों को मनाने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस ये चाहेगी कि ब्राह्मण समुदाय का वोटर उसके पास वापस आ जाए। बीजेपी को यह दिखाना होगा कि विवादित बयान देने वाले नेता पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वैसे अभी सिर्फ नोटिस दिया गया है और यह पूछा गया है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। देखना होगा कि प्रीतम सिंह लोधी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। अंतिम बात यह है कि नेताओं को समझना चाहिए कि किसी भी वर्ग धर्म के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल वो ना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महंगाई का मुद्दा ऐसा है जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है। आप भी इससे जूझ रहे हैं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। नामी दूध कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर और बोझ डाल दिया है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। पूरे देश में महंगाई है वो आसमान छू रही है। स्थिति ये है कि ये
लूटने में लगी हुई सरकार। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। केंद्र सरकार और बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है। दुनिया के तुलना में भारत में महंगाई कम है। भारत सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है। और अगर ऐसा है तो अच्छा है। महंगाई पर कंट्रोल करना ही होगा। आम आदमी का महंगाई की वजह से जीना दुश्वार होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पूरे उत्साह में है। पार्टी अपना फोकस उन बूथों पर करना चाह रही है जिन पर पहले चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी जहां पर वो कमजोर थी। इसके लिए बीजेपी ने सरल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। कमजोर बूथों को साधने के लिए बीजेपी ने सरल नाम का ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कमजोर बूथों पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की बुनियाद तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। सरल ऐप पर कई पॉइंट पर बूथ के कमजोर होने का डेटा अपलोड किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायक को सौंपी गई है। एक सांसद को अधिकतम 100 और विधायक को 25 कमजोर बूथों का डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। बूथ विस्तारक योजना तो हम पहले से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तिहाई वर्षों से हम एक मतदान 10 जवान की बात करते रहे। अब उसको और अच्छा बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है। उसके समक्ष क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और हम इसको ये मानते हैं कि आने वाले समय में और हमको कस करके मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी ने कमजोर बूथों की सूची सांसदों और विधायकों को उपलब्ध करा दी है। इसी आधार पर डेटा अपलोड करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व संबंधित बूथों के कमजोर होने की वजहों को दूर करने पर फोकस करेगा। तो ऐप के जरिए बूथों को मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। आखिर बीजेपी बूथों को लेकर क्यों इतनी गंभीर है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। निकाय चुनाव ने साफ कर दिया कि बीजेपी की जमीन उतनी मजबूत नहीं है जितना वो समझ रही थी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर है, वो बीजेपी को कड़ी टक्कर भी देगी। कांग्रेस भी बूथ मैनेजमेंट में जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी को भी बूथों को सशक्त करना होगा। बीजेपी ऐप के जरिए बूथ के कमजोर होने की वजहों को समझेगी और इसके बाद उन वजहों को दूर करने की कोशिश करेगी। सांसदों और विधायकों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो आसानी से मॉनिटर कर सकें। तो मध्य प्रदेश के बाद अपने दर्शकों को छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये बड़ा फैसला क्या है आपको मैं बता रहा हूं। सीएम ने प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम के सरकारी कॉलेज खोलने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूलों के बाद अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने वाले कॉलेज भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला किया है। तय हुआ है कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। पहले साल प्रदेश के प्रमुख शहरों में 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। अगले 3 सालों में सभी जिला मुख्यालयों में एक कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है। वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय कॉलेज नहीं होने के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए महानगरों के कॉलेजों में जाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से अगले 10 दिनों में योजना की विस्तृत जानकारी मांगी है। अब खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से है, जहां एक संदिग्ध बोट मिलने से हड़कंप मच गया। बोट में AK-47 और बुलेट्स भी मिली है। पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर बीच पर आज सुबह समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली है, जिसमें एक काले रंग के बॉक्स में AK-47 और बुलेट्स मिली है। जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये कंपनी ब्रिटेन की है। मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसमें आतंकी साजिश जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। असल में ये बोट मस्कट से यूरोप जा रही थी। 26 जून 2022 को इसका इंजन खराब हुआ और उसमें मौजूद लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया था। हाई टाइड होने के कारण इस बोट की टोइंग नहीं की जा सकी।
और ये ड्रिफ्ट होते हुए हरिहरेश्वर तट तक पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से एनआईए और एटीएस की टीम मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही पूरे रायगढ़ जिले में हाई अलर्ट और नाकाबंदी कर दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के दूसरे हिस्से में भी न्यूज डिकोड देखा जाता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 पर। शुभ रात्रि, नमस्कार।